सो जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। हम लोग कर रहे हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वीडियो सीरीज। तो आज जनरल स्टडीज की वीडियोस में हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली 60+ कॉन्स्टिट्यूशन से देख के बना था। ठीक है, तो 60 से ज़्यादा देशों के संविधान को देख के जो है इस हमारे संविधान पे जो फ्रेमवर्क है वो तैयार हुआ था। तो आपके पास जो संविधान बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली बनाई गई थी। ठीक है, पहले याद रखिएगा, एक असेंबली बनाई गई थी। और असेंबली जो है, ये एक बेसिक आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये असेंबली क्या करती थी, इसके जो आपके प्रेसिडेंट थे, मतलब इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद एक वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ी, उपाध्यक्ष की। बाई चांस प्रेसिडेंट जो है वो सिटिंग में नहीं है तो आपका एक वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत थी। तो वाइस प्रेसिडेंट बने हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, ये बना दिए गए। फिर क्या किया गया, उसके बाद एडवाइज़र की जरूरत पड़ी, और एडवाइज़र किसे बनाया गया, आपका BN राव को। ठीक है, अच्छा, ये बने थे बाद में। पर जब संविधान सभा बिल्कुल पहली बार आई तो एक पुराने ज़माने से लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में एक तरीके से एक प्रिंसिपल रहा है। वो प्रिंसिपल ये रहा है कि जब पहली मीटिंग होती है तो जो लोग सदस्य चुन के आते हैं, क्योंकि संविधान सभा बेसिकली एक असेंबली थी, तो वो असेंबली में क्या करना था, लोगों ने इकट्ठा होना था। ठीक है, अब जब ये लोग इकट्ठे हो रहे थे, इन लोगों ने इकट्ठा होने के लिए क्या होना था, अब इनके साथ जब तक ये शपथ नहीं लेंगे, जब तक ये अपनी ओथ नहीं लेंगे, तब तक ये मेंबर नहीं बनेंगे वो संविधान सभा की। संविधान सभा मतलब वो सभा जो मिलकर संविधान बनाएंगे डिस्कशन से, क्योंकि इन डेमोक्रेसी एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन डिस्कशन, राइट। तो अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है जब वो बन रही थी, तो पहले दिन जो है आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो सबसे वृद्ध जो थे वो व्यक्ति थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है बनाया गया टेम्परेरी अध्यक्ष, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, कब, जब संविधान सभा पहली बार बैठी, दैट इज 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 11 तारीख को फिर दोबारा आपके जो है सभा बैठी, और जब इन लोगों की ओथ हो गई तो उसके बाद उन्होंने अपना जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकार, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एडवाइजर चुने, जो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने हरेंद्र कुमार मुखर्जी और एडवाइजर बने BN राव। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा थोड़े समय के लिए तरीके से टेम्परेरी बने थे। आज भी जो है जब लोकसभा चुन के आती है तो एक व्यक्ति को स्पीकर बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रो टर्म स्पीकर, जो राष्ट्रपति जो है अपॉइंट कर देता है। फिर सब लोग अपनी जो है ओथ खा लेते हैं, कसम खा लेते हैं। ओथ सेरेमनी के बाद जो है वो अपना वोटिंग के थ्रू लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुनते हैं। ठीक है, अभी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तो इसने टोटल 2 साल, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक जो है आपका ये पढ़ना है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 11 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, 18 डेज, इतना समय लिया। और 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, यही कॉन्स्टिट्यूशन में डेट है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है उसमें यही डेट लिखी हुई है संविधान बनने की। तो उस दिन जो है ये पूरा इतने टाइम पीरियड में संविधान को जो है बनाया गया। ठीक है, तो अब क्या होता था, सिटिंग्स होती थी, लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में चर्चा करते थे, है ना, और फिर उनके बारे में बोलते थे। जैसे किसी ने कोई सलाह दी, जैसे फॉर एग्जांपल बोला कि भाई हमारे संविधान में कुछ अधिकार लोगों को मिलने चाहिए। अब हमने जो आम आदमी चुन के आए थे वो चुन के आए थे आपके पास पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड, मतलब कुछ जो थे वो आपकी जो राज्य थे, 11 राज्य थे उस जमाने में, तो 11 प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंस कहते थे उन्हें। तो 11 ब्रिटिश प्रोविंस की जो विधानसभाएं थी उन्होंने चुन के भेजे थे, सेलेक्ट करके, मतलब इलेक्ट करके भेजे थे। और बाकी जो रियासतें थी, है ना, 562 से ज़्यादा जो रियासतें थी जिनमें देसी राजा रूल करते थे, उन राजाओं ने अपने अपने राज्यों से कुछ लोग क्या करके भेजे थे, आपके नॉमिनेट करके भेजे थे, नामांकित करके भेज दिए थे। तो पार्शियली इलेक्टेड एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पार्शियली एनडीए एग्जाम में पूछा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी वो पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड थी। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संविधान सभा हिंदी में। अब संविधान सभा ने अगर आप 60 से ज़्यादा देशों का संविधान को देखा, 60+ कॉन्स्टिट्यूशंस को उसने देखा,
उसने 60+ कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है देखा रेफरेंस के लिए, और दुनिया के एक्सपीरियंसेस से लंबे लंबे जो आपके अनुभव थे उसके आधार पर जो है हमारे संविधान का निर्माण किया। अब संविधान का निर्माण करने के लिए, क्योंकि जो संविधान होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कौन सी लैंग्वेज में होता है? लीगल लैंग्वेज में होता है। कौन सी लैंग्वेज में होता है? लीगल लैंग्वेज में होता है। अब लीगल लैंग्वेज में जो है आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति ही लिख सकता है जिसे लॉ की बहुत अच्छी जानकारी हो। तो हमारे देश के सबसे अच्छे लीगल एक्सपर्ट जो थे, याद रखिएगा, सबसे अच्छे लीगल एक्सपर्ट जो थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, जिन्होंने हमको आज़ादी का सही जो है मायना कागज में लिख के दिखाया। दैट इज ही वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। 26 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, यानी कि प्रारूप समिति, और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और 7 सदस्यीय समिति थी, 7 मेंबर्स की कमेटी थी। और क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, संविधान को क्या किया गया? ड्राफ्ट किया गया। ड्राफ्ट इन द सेंस कि उसे जो है लीगल वर्ड्स में लिखा गया, ठीक है। अच्छा जी, अब लीगल वर्ड्स में लिखा गया तो 60 से ज़्यादा संविधानों को देखा गया, उनके अनुभवों को देखा गया। जैसे आपके पास साउथ अफ्रीका के अनुभव को देखा गया, जापान के, जर्मनी के, USSR उस समय हुआ करता था, जो रशिया आज की डेट में टूट के बन गया, प्लस उसमें से कई देश अलग हो गए, राइट, 1991 में, 1991 में। तो कई देशों के संविधान देखे गए, अमेरिका का संविधान देखा गया। तो उसके बाद उनसे क्या लिए गए? इनपुट्स लिए गए, प्लस अपने खुद के इनपुट लिए गए, जो हमारा खुद का कह सकते हैं पराधीनता, यानी कि आपके पास डिपेंडेंस या कॉलोनियल जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे, और हमारे जो लोगों ने जो सहा था उसको हमारी जोग्राफिकल कंडीशंस, हमारे मेंटल कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, सामाजिक जो स्थिति थी, आर्थिक जो स्थिति थी हमारे देश की, उसके अकॉर्डिंग उन्हें बनाया गया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने जो है लीगल लैंग्वेज में रखा, ठीक है। तो लोग अपने पॉइंट्स रखते थे, डिस्कशन होता था, उसके बाद उनमें वोटिंग्स होती थी, और उसके बाद क्या कर दिया जाता था? उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था। कोई चीज़ है, जैसे कोई सलाह है, किसी मेंबर ने कुछ चीज़ पॉइंट रखा, तो उसको जो है फिर पूरा सदन क्या करता था? उसे एक्सेप्ट करता था, और फिर लीगल लैंग्वेज में लिखने का काम दिया गया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनकी कमेटी को, 7 मेंबर कमेटी को, ठीक है। चलो अब देखो हम लोगों ने क्या करा, अलग अलग देशों से कुछ एक्सपीरियंसेस लिए। अब पहला जो एक्सपीरियंस था, देखो सबसे पहला जो चीज़ थी वो थी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब भारत सरकार का अधिनियम 1935। याद रखिएगा, अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी ने, तो आप याद रखिएगा जो हमारा सबसे ज्यादा जो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है जो हमने लिया है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है, ठीक है। तो कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई हमारा जो संविधान है सबसे ज्यादा कहां से इंस्पायर्ड है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये क्या है? देखो, अंग्रेज जब भारत में शासन करने लगे तो 1857 में आपको पता है क्रांति हुई थी। तो उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भैया हमें भारत के लिए कुछ एक स्टेबल सिस्टम लाना पड़ेगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके शासन में क्या हो रहा है, लोग जो है बितक रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, आपके आंदोलन कर रहे हैं ना, मतलब रिवॉल्ट्स कर दे रहे हैं। फौज ने रिवॉल्ट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या हुआ, 1858 में जो ब्रिटिश क्राउन था उसने सत्ता अपने हाथ में ले ली। ईस्ट इंडिया कंपनी से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम में पूछा गया, सीडीएसई में पूछा गया, एनडीए में भी पूछा गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ से, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता आपकी किसने ले ली, ब्रिटिश क्राउन ने। और उस समय जो है आपकी महारानी विक्टोरिया जो थी, है ना, वो क्या थी, वहाँ की शासिका थी, एम्प्रेस थी, महारानी थी। और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता आने के बाद ब्रिटिश क्राउन ने दो चीजें बोली। पहला, अब हम इसके बाद टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करेंगे, नो टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो पूछा ये गया था कि आपके पास 1858 के कानून में क्या था, तो नो टेरिटोरियल एक्सपेंशन, हम कोई टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करेंगे। और पावर किसके हाथ में है, पावर किसको दे दी, आपका क्राउन को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, इसकी वजह से क्या हुआ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने आप जो है यहाँ का जो गवर्नर जनरल होता था वो आपका क्या नहीं करता था, अधिक आपके डिसीजन नहीं लेता था, बड़े डिसीजंस। उसके लिए जो लॉ बनता था वो कहाँ पे बनता था, ब्रिटेन में बनता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती थी और भारत में भेजती थी, राइट।
तो समय समय पर वो कानून बनाते थे जो कि संविधान का काम करते थे। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 जो आपके पास है, और भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे बना दिया गया वायसरॉय ऑफ इंडिया। वायसरॉय हिंदी में सूबेदार कहा जाता है, मतलब एक एरिया का प्रमुख। ठीक है, और उसके बाद अंग्रेजों ने ये प्रथा चला के रखी। उसके बाद समय समय पर वो भारत को चलाने के लिए नए नए संविधान के रूप में जो है कानून लाते रहते थे। ऐसा ही एक कानून जो है वो 1862 में लाया गया, 1861, फिर 1892 है ना, फिर 1909 में एक कानून लाए, फिर 1919 में लाए, और आखिरी जो अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए जो कानून लाया गया उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने जो है जो राज्य थे, जो प्रांत थे, उस समय 11 प्रांत जो थी उनको स्वतंत्रता दे दी थी, ऑटोनॉमी दे दी थी काफ़ी चीज़ों में। मतलब उनकी जो विधानसभाएं थी राज्यों की, जैसे आज की डेट में राज्यों की विधानसभाएं हैं, वो अपने काफ़ी बिल्स जो है वो पास कर सकते थे। ठीक है, जैसे आज की डेट में कई मामलों में करते हैं, कामों को डिवाइड कर दिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से जो है हम सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड है। इससे क्या लिया गया? ठीक है, हालांकि कुछ चीज़ें ओवरलैप है ब्रिटिश से भी, मतलब ऑब्वियस ये बात है, जब वो कानून हमारे देश के ला रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड ब्रिटेन से होता था। कन्वर्सली उल्टे फॉर्म में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था वो ब्रिटिश सिस्टम से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड था। तो पहला क्या था? ड्यूअल गवर्नमेंट, सॉरी ड्यूअल हाउस है ना, इसे हम कहते हैं बाई कैमरल, बाई कैमरल। ठीक है, द्विसदन, हिंदी में इसे कहता है द्विसदन नात्मक। मतलब आपके पास जो सेंट्रल असेंबली है, जिसे आज की डेट में आप लोग पार्लियामेंट कहते हो, उसमें दो हाउस बना दिए गए, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। आज की डेट में जो अपर हाउस है उसे आप लोग कहते हो राज्यसभा, और आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो लुटियन था उसने नई दिल्ली बसाई है, लुटियन ने। ठीक है, अंग्रेजों ने लुटियन बसवाया था लॉर्ड इरविन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन उस समय वायसरॉय था। लॉर्ड इरविन के समय 1930s के समय में शुरुआत में जो है आपके देश में जो नई दिल्ली है वो बसी है राजधानी के रूप में, जो नई दिल्ली वाला सिस्टम है, और वो प्लान्ड में बसवाई थी लुटियंस ने। ठीक है, तो दो हाउस होने लगे, एक का नाम है आज की डेट में जो है अपर हाउस होता है राज्यसभा, और लोअर हाउस होता है लोकसभा। दो, हालांकि उस जमाने में 1935 में जो बाई कैमरल थे उनके जो मेंबर्स होते थे वो अलग तरीके से चुन के आते थे। इसके बारे में हमें पॉलिटी में जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला हमने बाई कैमरलिज्म जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ले लिया। दूसरा सिस्टम जो आप लोगों ने लिया है वो आपके पास लिया है स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट वाला। उसमें प्रोविंशियल लिस्ट कहते थे, उसमें प्रोविंशियल लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये है आज की डेट में से यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट कहते हैं। तो उस जमाने में क्या किया गया, कुछ जो काम थे वो केंद्र सरकार को दे दिए गए, जिसमें केंद्र सरकार ही क्या करेगी, फाइनल डिसीजन लेगी, और कुछ काम जो है राज्यों को दे दिए गए। जैसे आज की डेट में भी फौज, सेना जो है वो सेंट्रल का है, और पुलिस जो है वो स्टेट की है। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस है ना, लैंड, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। इससे संबंधित जो लॉ है वो स्टेट बनाती है। बात समझ में आ रही है? और सेंट्रल लिस्ट के कौन से काम है? जैसे आपके पास बैंकिंग है, फाइनेंस है, फॉरेन अफेयर्स है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ये सब किसके हाथ में है? और करेंसी है, इंश्योरेंस है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, अब जो आपका 1935 का जो कानून था, इसमें एक और चीज़ थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ आपको जो है काम सौंपे गए थे, सरकारों के लिए कुछ गाइडलाइंस थी कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, कुछ गाइडलाइन थी। आज की डेट में जो है इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है। क्लियर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही ये इंस्पायर्ड है। बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा स्टेट की असेंबलीज, प्रोविंशियल असेंबलीज, जो प्रांतें हैं, आपको पता है आज की डेट में आप लोग विधानसभा कहते हो, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हो। 1937 में ये आपकी स्टेब्लिश हो गई थी। उस जमाने में हालांकि मुख्यमंत्री शब्द नहीं कहा जाता था। क्या कहा जाता था उस जमाने में? कहा जाता था प्रीमियर। क्या कहा जाता था? प्रीमियर कहा जाता था। उस जमाने में चीफ मिनिस्टर नहीं कहा जाता था। तो प्रोविंशियल असेंबलीज का सिस्टम बना दिया। अगला बच्चों क्या बना दिया? अगला बना दिया गया
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही ये हमारा जो है इंस्पायर्ड है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, FPSC, आज की डेट में आप लोग जो है इसे UPSC कहते हो, हालांकि पाकिस्तान में आज भी इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही कहते हैं, ठीक है। और क्या करा दिया, SPSC, उस समय PPSC कहते थे, SPSC यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य सरकारों के अधिकारियों को चुनने के लिए। जैसे आज की डेट में प्रांतीय सिविल सेवा आपने सुना होगा, PCS, ठीक है। तो ये जिन राज्यों का अस्तित्व आज़ादी से पहले था, ठीक है, जैसे आपके पास 11 प्रांत उस समय हुआ करती, जैसे आपके पास उत्तर प्रदेश आज की डेट में पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, आज की डेट में यूपी है, तो उसका अपना क्या है, आपका उसकी जो सर्विस है उसे कहते हैं PCS, है ना। या उनसे अलग हुए राज्य, जैसे उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में क्या आ जाता है, PCS। पर जो राज्य बाद में बने हैं वो अपनी सर्विसेज को कुछ और कहते हैं, वो अपनी सर्विसेज को जैसे HCS कह देते हैं, है ना, हरियाणा सिविल सर्विस, या कह देते हैं आपके पास हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कह देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो राज्य उस जमाने में थे, उस जमाने में तो वो PCS ही बनते थे, तो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन थे। आज की डेट में स्टेट का सिस्टम है तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई, ठीक है भाई। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, वहीं से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है, किस तरीके से सरकारों की वर्किंग है, जिस तरह से आपके पास संसद की वर्किंग है ना, जिस तरह से आपके मोशन लाए जाते हैं। मोशन मतलब आपके पास कुछ कार्य को करने से पहले संसद में, क्योंकि डेमोक्रेटिक है तो पहले क्या करना पड़ता है, सूचना देनी पड़ती है, तो जो मोशन लाना पड़ता है ना, तो वो मोशन का सिस्टम जो है, असेंबलीज का काम करने का तरीका, वो सब तरीके जो है हम लोगों ने कहाँ से, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए हैं। अगला आता है प्यारे बच्चों ब्रिटेन। इस पूरे लेक्चर को आप लोग देखना, ठीक है, आपको बड़ा क्लैरिटी होगी हमारे देश के संविधान के बारे में, और आपको कई चीज़ें क्लैरिटी होंगी जो आप अभी पढ़ोगे उसमें, आगे जो पढ़ोगे संविधान उसमें, क्योंकि मैं आपको एक फाउंडेशनल रॉक जो है, आपका एक जो बुनियादी चट्टान है जो है, वहीं ही खड़े कर दूंगा। अब आता है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट ब्रिटेन बेसिकली हम लोग जो है अंग्रेजों द्वारा ही शासन करे जा रहे थे। तो क्या हुआ था, मैं अंग्रेजों का भी एक्सपीरियंस बता देता हूँ, इंग्लैंड का भी एक्सपीरियंस बता देता हूँ। 17वीं सेंचुरी में वहां पर जो आपकी संसद थी, ब्रिटिश संसद, वहां पर ब्रिटिश संसद ने को जो है ताकत दे दी गई थी, ठीक है। उस समय में राजा होता था चार्ल्स, तो उस जमाने में ब्रिटिश संसद को ताकत दे दी थी बिल बनाने की, मतलब क्राउन से ताकत डेलीगेट कर दी थी संसद को, और संसद ने डेलीगेट कर दी सरकार को, सरकार मतलब प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। तो ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है उसे हम कहते हैं वेस्टमिनिस्टर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिनिस्टर नाम की जगह पे है, वेस्टमिनिस्टर नाम की जगह पर है, वेस्टमिनिस्टर नाम की जगह, जैसे आपके पास है ना पुणे है, देहरादून है ना, दिल्ली में भी आपको करोल बाग है, तो वैसे ही वेस्टमिनिस्टर नाम की जगह है। तो वेस्टमिनिस्टर काइंड ऑफ गवर्नमेंट इसे कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर तरह की सरकार इसे कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ब्रिटेन से हम लोगों ने यही वाला सिस्टम लिया, दैट इज पार्लियामेंट्री काइंड ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा लिया गया बच्चे, पार्लियामेंट्री, है ना, संसदीय। अभी संसदीय टाइप की सरकार में क्या होता है, देखो एक संसद बनती है, उसमें एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है, संसद है, इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, एक नॉन डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। हमारे देश में लोकसभा है, राज्यसभा है। अब लोकसभा का एक जब चुन के आ जाती है तो वो अपना क्या चुनते हैं, वो अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। जैसे हमारे देश में पहले चुनाव लड़े गए, बीजेपी सरकार बना के आई, तो बीजेपी ने अपना नेता नियुक्त करा, किसको, आपके नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बन गए भारत के प्रधानमंत्री। और नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि आप जो है क्या बनाइए, मिनिस्टर्स बनाइए। ब्रिटेन में क्या होता है, वो अपने राजा को, क्राउन को बोलते हैं। तो लोकसभा का एक छोटा सा हिस्सा होती है सरकार, और लोकसभा जो होती है वो जिम्मेदार होती है, जो सरकार होती है वो जिम्मेदार होती है किसके लिए, लोकसभा के लिए। जो सरकार होती है वो जिम्मेदार होती है लोकसभा के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इन द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स में, एक स्टेट पीसीएस में, सीडीएसई एग्जाम में, और नेशनल डिफेंस एकेडमी में रिसेंटली शायद 2-3 साल पहले पूछा गया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, यानी कि लोकतांत्रिक जो संसदीय लोकतंत्र होता है, उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है। उसकी खूबी जो होती है, जो वो ये होती है कि सरकार जो होती है वो सीधे चुने गए जो सदन होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड जो हाउस होता है, उसके लिए वो जिम्मेदार होती है, उसके लिए उत्तरदायी होती है। जैसे नरेंद्र मोदी जी को अगर जवाब देना है तो वो डायरेक्ट भारत की जनता को नहीं देंगे,
ये लोगों को दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहता होगा। हालांकि क्योंकि सरकार को वोट मांगने आप ही से हैं, तो इस वजह से आपके सामने जो है पेश होकर आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। पर कोई भी जो आपके पास लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज जो उन्हें जवाबदारी करनी है वो संसद के सीधे चुने हुए सदन के सामने करनी है। भारत के केस में लोकसभा के सामने उन्हें अपनी जवाबदारी देनी है कि भाई तुमने ये काम क्यों किया, ये काम किस वजह से हुआ। तो ये जवाबदारी किसको, सीधे सदन में होगी, सीधे चुने हुए सदन में। ब्रिटेन से सिस्टम लिया गया, इसे हम कहते हैं वेस्ट मिनिस्टर काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अगला होता है पार्लियामेंट के बाद आता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट। देखो पहले आप चुनते हो अपने सांसद, राज्यों में सुनते हो विधायक। पहले आप चुनते हो सांसद, वो सांसद जो है लोकसभा के हर 5 साल में चुने जाते हैं। 14 में चुने गए, 19 में चुने गए, 24 में चुने जाएंगे। 50% से ज्यादा उन्हें लाने पड़ते हैं सीटें। जैसे आपके पास 543 सीट्स हैं अभी आज की डेट में, लोकसभा में 543 सीटें हैं। कितनी है? 543। पहले 2 एंग्लो इंडियन भी होते थे, हटा दिए गए। ठीक है, और मैक्सिमम हो सकती है 550। ठीक है, तो अभी रिसेंटली आपका एक बिल लाकर, कानून लाकर जो है आपके 2 एंग्लो इंडियन थे वो हटा दिए। तो पहले 550 प्लस 2 एंग्लो इंडियंस के लिए जो अंग्रेज भारत में छोड़ गए, उनके लिए सीटें छोड़ी गई थी, वो हटा दी गई हैं। पहले राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट करता था। तो 543 का आधा उसमें एक ज़्यादा सरकार बनाने के लिए चाहिए। तो आपके पास कितना हो गया? 273। ठीक है, 273 जादुई आंकड़ा होता है। ठीक है, 50% से ज़्यादा। तो कितना हो गया आपका जादुई आंकड़ा? 273 सीटें होती हैं। अगर एक पार्टी नहीं ला पा रही है तो मिलके कुछ पार्टियां अपनी सरकार बना सकती हैं, जिसे आप लोग हंग असेंबली या गठबंधन सरकार भी कहते हो। ब्रिटेन में भी ये सिस्टम है। ठीक है, समर्थन वाली सरकार है जिन्हें आप कहते हो। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? जब जो सरकार, मतलब जो आपकी पार्टी चुन के आती है, वो अपने राष्ट्रपति को बताती है कि हम इस व्यक्ति को अपना नेता घोषित कर रहे हैं, इसे आप प्रधानमंत्री बना दें। जैसे नरेंद्र मोदी जी को आपका बीजेपी ने घोषित किया अपना नेता, फिर उसका राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई और वो बन गए भारत के प्रधानमंत्री। और भारत के प्रधानमंत्री बन गए और वो फिर क्या करते हैं? राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि आप इन व्यक्तियों को जो है क्या बना दीजिए, अपनी सरकार, हमारी सरकार में मंत्री बना दीजिए। ठीक है, हालांकि औपचारिक रूप से राष्ट्रपति ही सरकार को नियुक्त करता है। राइट, मतलब जो मंत्री हैं उनको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। औपचारिक रूप, औपचारिक मतलब ऐसा नहीं किसी भी बंदे को बना लेगा। एक पार्टी है जिसके 50 मेंबर्स आए हैं तो ऐसा नहीं उसे प्रधानमंत्री आप बना सकते हो। आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी पार्टी जो है वो विनिंग है। राइट, अब इसके बाद आपका क्राउन यानी कि आपका किंग, अभी आपको पता है किंग बन चुका है। उससे पहले कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ थी ब्रिटेन में, है ना। तो जो क्राउन कहते हैं, इसे साधारण शब्दों में कह सकते हो क्राउन, सम्राट, सम्राज्ञी, एज हेड ऑफ द स्टेट। देखो हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है। भारत में भी हेड ऑफ द स्टेट जो होता है मतलब आपका राज्य, राज्य मतलब पूरे देश का डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसकी थ्योरी है स्टेट की। ठीक है, मतलब भारत के केस में तो स्टेट लोगों ने अगर पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज एक सिस्टम बनाया। ठीक है, यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया। तो लोगों ने अगर हम जुड़ के क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया, एक जगह पे, एक प्लेस पे क्या करा, सिस्टम बनाया, पॉलिटिकली एक्टिव, राजनीतिक रूप से सक्रिय सिस्टम बनाया और उसका एक हेड बना दिया, वो बना गया हेड ऑफ द स्टेट। हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, ब्रिटेन में कौन है? क्राउन। दूसरा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख। हमारे देश में सरकार का प्रमुख कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। तो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टू। ब्रिटेन में भी क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो आपके पास कौन होता है? क्राउन होता है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वहां का प्रधानमंत्री। अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं होता, अमेरिका में दोनों ही राष्ट्रपति होता है। ठीक है भाई साहब, तो ये सिस्टम भी आपने कहां से लिया गया है? आपने लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है भाई, इसके अलावा आप लोगों ने क्या लिया? मोर पावरफुल लोअर हाउस। अभी बताया मैंने, आपका जो लोअर हाउस है
मतलब जो आपका निचला सदन है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते, भारत में कहते हैं लोकसभा। क्या कहते हैं? लोकसभा। ब्रिटेन में कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स, दो हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। हमारे देश में है लोकसभा और राज्यसभा। तो मोर पावरफुल लोअर हाउस जो है हमारे यहाँ, यानी कि लोकसभा ज़्यादा ताकतवर है लीगल रूप में, वो आपके पास जो है सिस्टम कहाँ से लिया आपने? वो भी आपने ब्रिटेन से लिया। अगला आपके पास जो सिस्टम आता है वो आता है सिंगल सिटीजनशिप का, एक नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता। देखो हमारे देश में जो है दो दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका में क्या होता है, आपको दो नागरिकता मिलती है। ठीक है, मतलब आप जो है नागरिक होते हैं, फॉर एग्जांपल आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिटीजन हो और आपका स्टेट है वर्जीनिया, या आपका स्टेट है नॉर्थ कैरोलिना, या आपका स्टेट है वॉशिंगटन, या आपका स्टेट है शिकागो। आपका जो स्टेट है, मान लो जो भी स्टेट है, ठीक है, न्यू जर्सी है मान लो फॉर एग्जांपल, सॉरी, तो न्यू जर्सी अगर आपका स्टेट है तो आप न्यू जर्सी के भी नागरिक होंगे और आप कहाँ के नागरिक हो? अमेरिका के भी, यूएसए के भी नागरिक होंगे। दो नागरिकता, राज्य का अलग सिस्टम और पूरा आपका देश का अलग सिस्टम। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हैं और उत्तराखंड में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सिटीजनशिप एक ही होगी, दैट इज भारतीयता, यानी कि आपके पास आप इंडियन ही रहेंगे। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम भी कहाँ से लिया आपने? ब्रिटेन से ही लिया है। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं जो बिल्स का तरीका है, ठीक है, बिल्स एक्ट बनना, वो सब सिस्टम भी आप लोगों ने जो तरीके हैं वो आपके पास कहाँ से है? ब्रिटेन से ही है, वो ब्रिटेन से ही है। ठीक है, और बाकी बाईकैमरलिज्म मैंने बता ही दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 से था, तो यहाँ पे भी अभी थोड़े डिस्कस किया है हम लोगों ने। दो ही सदन है यहाँ भी। ठीक है, ब्रिटेन में कौन से हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। हमारे कौन सा है? राज्यसभा और लोकसभा। मैं बराबर बराबर इक्वेट करके बताया। ठीक है, चलो अगला आता है द यूएसए। ठीक है भाई, डू नॉट कंपेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक रूप से राज्य का प्रमुख होता है। ही इज फॉर्मली द हेड ऑफ द स्टेट, although he has not been given equal power like the president of the United States of America। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह जो है भारत के राष्ट्रपति को उतनी उचित शक्तियां नहीं दी गई हैं। ठीक है, बात समझिएगा। तो आपके यहाँ जो प्रेसिडेंट है, कभी भी मत समझिएगा, भले ही वो प्रेसिडेंट वर्ड नाम से है, वो प्रेसिडेंट हमारा जो है अमेरिका का राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, और अमेरिका जो है, देखो याद रखिएगा, अमेरिका का बड़ा सुंदर अनुभव है। अमेरिका जब बसा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बसा था, अमेरिका के बसने की कहानी इससे स्टार्ट होती है कि अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स। अमेरिका जो बना है वो माइग्रेंट से ही बना है। तो वहाँ एंसेस्ट्री अलग अलग देशों की है, कोई भारतीय है, शुरुआत में यूरोपियंस थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें ना आज़ादी चाहिए। तो 18th सेंचुरी में आपका जो है, आपका यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ? आपका रिवॉल्यूशन हुआ और जॉर्ज वॉशिंगटन जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे, उनके अंतर्गत रिवॉल्यूशन हुआ और आपका अमेरिका क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट्स क्या हो गया? आज़ाद हो गया। 4 जुलाई 1776 को वो इंडिपेंडेंट हो गए। और जॉर्ज वॉशिंगटन ने बहुत सुंदर बात कही खड़े होके। जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा, बिफोर इंडिपेंडेंस वी वर द स्टेट्स ऑफ अमेरिका, but after independence we became the United States of America। आज़ादी से पहले हम लोग जो थे अमेरिका के राज्य थे, अब आज़ादी के बाद हम बन गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो द यूएसए से हम लोगों ने जो सिस्टम, क्योंकि वहां पर सबसे पहले उन्होंने कहा था भाई हम भले टैक्स दे देंगे पर हमें आज़ादी चाहिए। ब्रिटेन वाले जब उन पर टैक्स लगाते थे वो कहते थे टैक्स ले लो, पैसा ले लो, पर आज़ादी दे दो हमें, हमें तुमसे तुम्हारे हिसाब से नहीं चलना है। तो आपके पास द यूएसए जो है, वहां से जो हम लोगों ने लिया है, पहला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और बहुत छोटा है, हमारा बहुत मोटा संविधान है, याद रखिएगा। ठीक है, जब संविधान बना था हमारा 22 भागों में डिवाइड किया था, 22 पार्ट्स में। ठीक है, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा छोटा सा है, कुछ पन्नों का। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का, वो हम लोगों ने लिया है। और कोई भी देश जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ताकतें विभाजित रहती हैं, डिवाइडेड रहती हैं, द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर डिवाइडेड प्रॉपर्ली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन,
तो उस देश में जो संविधान होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूजुअली द रिटन। तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान है। तो हमारा देश भी, क्योंकि फेडरलिज्म को, क्वासी फेडरल को मानते हैं, क्वासी का मतलब लगभग, संघवाद, फेडरलिज्म। तो जिस देश में संघवाद होता है, राज्य होते हैं और राज्यों को प्रॉपर शक्तियां दी जाती हैं, उन राज्यों में, उन देशों में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे भारत में। तो अमेरिका जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स से फंडामेंटल राइट दिए गए थे, मूल अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का जो सिस्टम है वो भी आपने अमेरिका से लिया है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। तो आपके यहाँ कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं जो मूल हैं, और जिनके लिए आप, जिनकी पूर्ति के लिए आप कोर्ट भी जा सकते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। अगर आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी पूर्ति के लिए, उनको मांगने के लिए कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, हनन होने के लिए केस में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हमारे देश में आज की डेट में, मूल अधिकारों के लिए। तो फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिया। अगला है जुडिशियल रिव्यू। कोई भी कानून जब अमेरिका में बनता है तो उसकी एक समीक्षा करी जाती है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। इवन इम्पैक्ट को भी देखा जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा कि नहीं होगा। हमारे देश में भी जो आपके जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, आपके पास अमेरिका से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, आपको बता दूं, आप सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनते होंगे, सर्वोच्च न्यायालय का नाम सुनते होंगे। इसका जो ओरिजिनल काम है, जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, वो आपके पास क्या है, राज्य और केंद्र के जो झगड़े हैं उनको सुलझाना। ठीक है, द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स, उसको रिजॉल्व करना आपका किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में उसके सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट का सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो यही है, अगर राज्य आपस में लड़ जाए किसी विषय को संबंधी, ऐसा नहीं कोई भाई राज्य क्या है आपके पास, आपको कोई लिविंग एंटिटी तो है नहीं, तो किसी पॉलिसी को लेकर, किसी फ्रेमवर्क को लेकर अगर आपस में लड़ जाए, या सेंट्रल स्टेट एक साइड हो और कुछ स्टेट्स अपने हो, तो उस विवाद को हल करना भी किसकी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की, एक्सेप्ट रिवर डिस्प्यूट। नदियों के विवादों को छोड़कर, नदियों के विवादों के लिए भारत के संविधान ने अलग से जो है व्यवस्था कर दी है। तो उसने कहा कि नदी विवादों के लिए अलग ट्रिब्यूनल बनेगा। ठीक है, मतलब आपके पास एक स्पेसिफिक वर्क का कोर्ट बनेगा जो कि इसको ही रिजॉल्व करेगा। ठीक है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम है वो भी हमने कहाँ से लिया है बच्चों, अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है, अमेरिका। अगला है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप ऐसे मजे में नहीं हटा सकते हो। ठीक है, उसके लिए संसद, राष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले संसद के दोनों सदनों से क्या करना पड़ता है, रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, तभी जाकर जो है आपका ये पास हो सकता है, तभी जाके उनको हटाया जा सकता है। एक है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये अमेरिका की है। अगला है प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कमांडर होता है बच्चों। हमारी जो सेना है उसका सुप्रीम कमांडर कौन है, राष्ट्रपति है। तो ये जो सिस्टम है, द प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, this system has also been taken from the constitution of the United States of America। ठीक है भाई, ठीक है। अगला ऑब्वियस ही बात है, स्टेट्स का सिस्टम भी आप कह सकते हो, प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, है ना। द वर्ड ये स्टेट्स है, प्रांत नहीं बोलते हैं पाकिस्तान में, प्रांत बोलते हैं, पंजाब प्रांत, प्रोविंस। इंडिया में क्या बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं। तो स्टेट का सिस्टम भी कहाँ से लिया गया आप लोगों ने कहाँ से लिया है, ये सिस्टम भी आपने यूएसए से लिया है। अगला है प्रियम्बल, हिंदी में से कहते हैं प्रस्तावना। हिंदी में क्या कहते हैं इस बच्चों से, प्रस्तावना कहते हो। संविधान के शुरुआत में आपका एक पेज है जिसके बारे में लिखा गया कि भाई ये संविधान किस तरीके का होगा। हालांकि उसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं है, ठीक है, और वो कोई सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, कोई कानून का स्रोत नहीं है, पर फिर भी हमारे देश में प्रियम्बल है और एक इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है आपके पास, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो अनुसार जो है वो हमारे किसका, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रेटेड एकीकृत हिस्सा है। ठीक है भाई। अगला है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी आपका कहाँ से, अमेरिका से। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी आपका कहाँ से, अमेरिका से। ठीक है भाई साहब, याद रखिएगा अमेरिका जो है वो इंडिपेंडेंट या सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी पे चलता है। किस पे चलता है,
सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका सबसे सर्वोच्च, ठीक है। और ब्रिटेन किस पे चलता है, ये यूएस से चलता है। ब्रिटेन किस पे चलता है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, ये यूके चलता है। हम लोग कहाँ टहल रहे हैं, बीच में टहल रहे हैं। हम लोगों ने दोनों को बैलेंस किया है, संसद और न्यायपालिका दोनों के बीच में। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है बच्चे। सोर्सेस अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी है सोर्सेस को समझना। अगला आता है आपके पास आयरलैंड। कौन सा आता है बेटा, आयरलैंड। तो आयरलैंड आपको पता होना चाहिए, आज़ादी से पहले आयरलैंड के जो आपके पास आयरलैंड ने कुछ स्वतंत्रताएं मांगी थी ब्रिटेन से, और वहां पर संघर्ष चल रहा था, ठीक है। मतलब आपने डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी, उसके उसी से संबंधित जो उसी टाइप का जो मूवमेंट था एनी बेसेंट चाहती थी भारत में हो, ठीक है। तो आयरलैंड का बाद में संविधान वगैरह जो कह सकते हैं बना, संविधान बना, तो भारत ने भी उस संविधान से कुछ चीज़ें ली हैं। जैसा आपके पास आयरलैंड से लिया हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यानी कि आपके पास देखो कुछ काम कहे गए हैं हमारे संविधान में, तो आपका भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों ने स्पेन से लिया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में, नॉट थर्ड में फंडामेंटल राइट, 4 में डीपीएसपी, तो उनमें कहा गया है आपका स्टेट के लिए, स्टेट मतलब कोई भी टाइप की चीजें जो लीगल एंटिटीज है, कौन से, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है ना, या लोकल बॉडीज, या कोई भी स्टेटरी बॉडीज, वो स्टेट वर्ड की डेफिनेशन में आती है भारत के संविधान के अनुसार, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो उनको कुछ काम कहे गए हैं, जैसे आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना, मैनेजमेंट में वर्कर्स का योगदान होना। बात समझ में आ रही है, आपके जो है जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स हैं उनको रोकना, है ना। तो कोई भी मादक पदार्थों का सेवन को रोकना, मादक पदार्थों के कह सकते हो उनके प्रोपगेशन को रोकना। तो ये चीज़ें कहाँ से हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाई है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉजिटिव टाइप का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से। कहाँ लिया है, कहाँ से लिया है बेटा, आयरलैंड से, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या लिया है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या लिया है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कि राष्ट्रपति को जो चुनने की प्रक्रिया है वो किस तरीके से होनी चाहिए, वो आपके पास आप लोगों ने कहां से लिया है, आप लोगों ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। अगला है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति जो है वो नामांकित करता है, या कह सकते हैं मनोनीत करता है, किसके लिए, राज्यसभा के लिए। ये सिस्टम भी आप लोगों ने कहां से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरलैंड से लिया है, ठीक है बेटा। अगला है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका से आप लोगों ने क्या लिया, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। आपको पता है राज्य की विधानसभाएं जो होती हैं वो आपके पास राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं वो आपके राज्यसभा सदस्यों को चुन के भेजती हैं, ठीक है। वो सिस्टम भी आप लोगों ने कहां से लिया है बच्चे, साउथ अफ्रीका से लिया है। आप लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से ये सिस्टम लिया है, तो दिमाग में बिल्कुल आपके क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा है प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर आपको संविधान में, हालांकि 1973 में केशव नंदा भारती केस हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप संविधान के मूल ढांचों को क्या नहीं कर सकते, आप उसे संशोधित नहीं कर सकते हो। मतलब आप यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपका प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट जो है, हालांकि जितना भी कर सकते हैं अमेंडमेंट, उसका जो प्रोसीजर है, ठीक है, जो उसका तरीका है, हालांकि इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे, वो आपके पास कहाँ से लिया हम लोगों ने, राज्य आपका साउथ अफ्रीका से लिया है। कहाँ से लिया बच्चों, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। अगला आपके पास कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया। कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से देखो कुछ चीजें हैं, पहला है ज्वाइंट सिटिंग। अब ये ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, देखो क्या होता है,
कई बार कोई साधारण बिल जो है, ऑर्डिनरी बिल्स जो होते हैं वो कई बार लोकसभा से पास होते हैं, राज्यसभा में फंस जाते हैं, या राज्यसभा से पास होते हैं, लोकसभा में फंस जाते हैं। हालांकि मनी बिल में ऐसा नहीं होता। मनी बिल में लोकसभा भेजती है, राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर वापस करना पड़ता है, हाँ करके, ना करके, या उसमें कोई अमेंडमेंट करके, कुछ भी करके लोकसभा को वापस करना पड़ता है। और जब लोकसभा पे वापस आ जाता है तो लोकसभा की मर्जी है कि राज्यसभा की सलाहों को माने या ना माने। तो मनी यानी कि धन विधेयक को पास करना लोकसभा की जिम्मेदारी है। पर साधारण जो अमेंडमेंट होते हैं, साधारण जो बिल्स होते हैं, नॉट अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट के लिए दोनों सदन चाहिए। साधारण बिलों के लिए क्या होता है, अगर एक बिल पास हुआ और दूसरी जगह फंस गया तो क्या होगा, आपके पास ज्वाइंट सिटिंग बैठाई जाएगी। राष्ट्रपति जो है आपके पास ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा, दोनों राज्यों को एक साथ, मतलब दोनों सदनों को एक साथ बुलाएगा, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी, दोनों को इकट्ठे बैठाया जाएगा। उसके बाद वोटिंग करवाई जाएगी। जैसे मान लो लोकसभा में मान लो सदस्य हैं 10, फॉर एग्जाम्पल 10, और राज्यसभा में सदस्य हैं आपके पास 4। अब मान लो, है ना, हमारे 543 है, आपको पता होना है 245। तो ये मैं कह रहा हूं अभी थोड़े सोचने के लिए। 6 पे बिल पास होना है, यहां पे करा 6 लोगों ने हाँ, और यहां पे करा 1 लोगों ने हाँ, ठीक है, या 2 लोगों ने हाँ करा, ठीक है। यहां पे 6 ने करा, यहां पे 2 ने करा, यहां बिल नहीं पास हो रहा है, ठीक है, यहां बिल नहीं पास हो रहा है। या यहां 5 सदस्य हैं मान लो, और यहाँ पे कितनों ने कहा हाँ, 2 ने, पर यहाँ 6 ने कहा, तो यहाँ 50% से एक ज्यादा में पास हो रहा है। बट यहाँ पर पास नहीं हो रहा है क्योंकि कम से कम 3 लोगों ने हाँ कहना चाहिए था। तो राष्ट्रपति दोनों को बुला लेगा। टोटल सदस्य कितने हो गए? 15। यस कितने का हो गया? 8 का। तो 15 में से 8 सही है, पास हो गया। तो इसे कहते हैं ज्वाइंट सेटिंग। तो ज्वाइंट सेटिंग का जो प्रोविजन है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड इंटरकोर्स। राज्यों के बीच में आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, वो आपकी जो है स्वतंत्रता है, वो भी आपको कहां से मिली है? आपको ऑस्ट्रेलिया से मिली है। अगला कनाडा। अगला है कनाडा। कनाडा बड़ा सही है। कनाडा में क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंटर है, केंद्र मजबूत है, तो पहला जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग सेंटर। अमेरिका में जो है, जो राज्य हैं वो मिलके आए हैं एक साथ, एक एग्रीमेंट के थ्रू आपस में जुड़े हैं, तो उनको बराबर ताकतें मिली हैं। पर हमारे यहाँ जो है सेंटर स्ट्रॉन्ग है, वो कहां से लिया है? कनाडा से। अगला है गवर्नर एज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारे यहाँ राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसका इलेक्शन नहीं होता अमेरिका की तरह, और वो अपने आप में जो है ऑटोनॉमस भी नहीं होता फुल्ली तरीके से। हेड ऑफ द स्टेट होता है फॉर्मली, राज्यों का मतलब जैसे उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल होगा वो उस राज्य का जो है प्रमुख माना जाएगा, और वहां की सरकार का प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री, दैट चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बट जो हमारे यहाँ का जो राज्यपाल है वो एजेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रखना है सेंटर को, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मान लो कोई काम सामने आया, रेजिडुअरी पावर आई है, तो वो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है संविधान में, ना उसको यार में ये पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, ना ये पता है स्टेट गवर्नमेंट पे है, ना कॉन्करेंट पे है। तो ये रेजिडुअरी पावर का सिस्टम जो है ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ये भी हम लोगों ने कनाडा से लिया है। और ये रेजिडुअरी पावर किस पे जाती है? सेंटर पे। ये सिस्टम हम लोगों ने कनाडा से लिया है। रेजिडुअरी अगर कोई बची शक्तियां हैं तो उसका सिस्टम कहाँ से लिया है? कनाडा से, ठीक है। अगला है यूएसएसआर। उस जमाने में रसिया हुआ करता था, सॉरी आज की डेट में रशिया होता है, उस जमाने में यूएसएसआर हुआ करता था बिफोर 1991। तो यहां से हम लोगों ने लिया है अपने प्रियम्बल में एक शब्द, इसका नाम है जस्टिस। कम्युनिस्ट रशिया से लिया है जस्टिस। कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये जो सिस्टम है हम लोगों ने कहां से लिया है? यूएसएसआर से। अगला वर्ड लिया है हम लोगों ने, अगला जो चीज लिया है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज पहले नहीं था ये संविधान में, ठीक है। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 से हम लोगों ने अपने संविधान में जोड़ा है। पहले हमारे संविधान में नहीं हुआ करता था।
फंडामेंटल ड्यूटीज वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर 1976। 1976 से पहले हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था। ये सवाल अंडे में पूछा गया है। 4 चीजें दे दी हैं जब भारत का संविधान बना था, इनमें से कौन सा नहीं था? तो फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। ठीक है भाई। अगला आपके पास है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी का वाइमर संविधान, ठीक है। तो जर्मनी में से हम लोगों ने क्या ले लिया? जर्मनी से आप लोगों ने लिया है बच्चे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर देश में आपातकाल लगा होता है, हमारे देश में जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगी होती है, दो कारणों से लग सकती है, ठीक है। पहले एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल, ठीक है। अगर आपके देश से वॉर हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, ये हो गया एक्सटर्नल कारण। और अंदर है आपके पास आर्म्ड रिबेलियन, पहले इसे इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता था। इंदिरा गांधी आपके मोरारजी देसाई की सरकार ने 44th अमेंडमेंट 1978 से 1978 में इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का क्योंकि मिस यूज हुआ था, इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग किया था। 1976 आपको जो है पता होगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 1975 में आपका असेंबली वो लगा दिया था, इमरजेंसी देश में लगा दिया था इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे। तो 1978 में उसको बदल दिया गया। 1978 में उसे मोरारजी देसाई सरकार ने क्या कर दिया? बदल दिया। और मोरारजी देसाई सरकार ने उसे बोल दिया आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। तो ये हो गया इंटरनल रीजन। तो जब लगती है तो उस समय मूल अधिकार जो है उनको राष्ट्रपति कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। अगला है बच्चों फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। तो फ्रांस से क्या लिया आप लोगों ने? बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो फ्रांस से आप लोगों ने लिया है इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। ये प्रेम्बल में 3 शब्द हैं, ठीक है। ये 3 शब्द जो है आप लोगों ने कहां से लिए हैं? ये आपने फ्रांस से लिए हैं। फ्रेंच कह सकते हैं रिवॉल्यूशन 1789 से लिए हैं। तो हमारे संविधान में 3 वर्ड जो हैं फ्रांस से हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रेरित हैं, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं, ठीक है। इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ठीक है भाई साहब। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है आखिरी एक बता देता हूं, जापान, ठीक है, जापान। तो जापान से है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आप लोग जो है संविधान में आगे जब मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी तो पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको ये पढ़ना है और आपको ये एग्जाम में पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पेपर्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।